अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही शानदार नया नावल। प्लीज मेरे नावल और स्टोरीज को पढ़ के आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। इससे मुझे आपके प्यार का पता चलता है। आपका प्यार ही मेरी हिम्मत और हौसला है। क्या हम यूं ही दर बदर रहेंगे अम्मा? क्या जरूरत थी तुझे ये सब करने की? जानबूझकर तूने हम पर छत तंग कर ली, और ये जो तेरे मुंह भोले अपने हैं हमारी पीठ पीछे हमें कोसते हैं। मेरी माँ तो चल वापिस माफी मांग लेना। ये मोहताजी की जिंदगी मुझे गवारा नहीं। शाजों ने अजमत को भले रहने के लिए अच्छा और साफ कमरा दिया था, मगर नूर को उन लोगों के सर्द रवैये से सख्त दुख हुआ था। हर कोई इन दो को इस तरह घूरता जैसे ना जाने वो कौन सी गुनहगार हैं। नूर वहाँ इस्लामाबाद सरकारी स्कूल में 12वीं की तालबा थी। शक्लो सूरत की हरगिज मामूली तो न थी, और मध्यम गंदमी पुरकशिश रंग उसके कुंदन रूप पर भला तरीन लगता था। अजमत जो पलंग पर चित लेटी किसी गहरी सोच में बंद पंखे को देखते जा रही थी, नूर की इस दिल बर्दाश्ता बात पर उसे अखियों से घूरती उठकर बैठी, जो अम्मा के पांव दबाती हुई साथ वहशत खेज अंदाज से ये एक पलंग और दो कुर्सियों वाला छोटा सा कमरा देख रही थी। बस कर दे नूर, आगे ही मेरा दिमाग तपा है, और मत सुलगा। ऐसा क्या गलत किया है बोल? तुझे अपनी अम्मा की फिक्र नहीं? मर जाती तो तेरा क्या होता सोचा है? बैठे बैठाए मेरी भी मत मर गई थी, जो ये करके अपना बुढ़ापा बेइज्जत करवा बैठी। यहाँ से कहाँ जाएंगे बोल? पुलिस पकड़कर जेल में चक्की पिसवाएगी। यहाँ रशीद भाई के साए में कम से कम महफूज तो हैं। मुझे अपनी नहीं तेरी फिक्र है। वो शानी आ जाए बाहर और तुझे बीवी बना ले, फिर मैं चैन से वापस चली जाऊं। अजमत जो अब खुद सख्त दिल बर्दाश्ता सी बेचारी नूर को तप कर झाड़ गई। खुद उसके लहजे में अब खौफ था। शानी के जिक्र पर तो नूर का दिल जलकर खाक हो गया। एक नंबर का ओबाश, जिसने कितनी बार नूर का खबासा से हाथ तक पकड़ने की कोशिश की। नूर को तो उसका नाम सुनकर ही उबकाई आ रही थी। उसके नजदीक मौत मंजूर थी, पर शानी से शादी करने वाला अजाब नहीं। भराई फटी नजरों से वो अजमत की सिम देखते हुए नफी में सर हिलाकर अजमत को तेज तला चुकी थी। तुझे कितनी बार कहा है अम्मा, मार दे अपने हाथों से, पर उस शानी का मेरे साथ नाम ना लिया कर। मुझे किसी से भी बांध दे, पर ये जुल्म ना करना। और जाने के लिए अल्लाह की जमीन बहुत है। मैं नहीं रह सकती यहाँ अम्मा, तू जानती है मेरा दम घुट जाएगा। सर पड़ती जरा जरा दर्द से कपकपाती नूर की इल्तिजा को चंदा अहमियत ना देती अजमत नखुवत पन से अपनी टांग छुड़वा कर करवट बदल गई, और नूर की आंखें नमी से तर होते ही छलक पड़ी। मर जा सो जा, दिमाग मत चाट। सख्त इश्तहाल के संग अजमत ने नूर की तकलीफ से बेरहम बेइतनाई बरतते हुए तंबी की, और नूर जो पहले ही निढाल थी दूसरी सिम लेटते ही रो दी। मैं ग्रहण ज़दा जिसके मुकद्दर में शायद हमेशा की तरीकी मुकर्रर कर दी गई है। कहीं साया भी रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आ रही, मगर फिर भी मैं पुरउम्मीद हूँ। कभी तो ऐसा होगा जब एक जगमगाता सितारा इस रात की स्याह चादर से निकलकर उफक पर चमकेगा, और जिसकी रोशनी से ये ग्रहण ज़दा शब सुबह सादिक में बदल जाएगी। या अल्लाह, मुझे इस शानी से बचा लें। अम्मा को एहसास दें, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगी। सब्र और हिम्मत का पैकर बनी नूर, जो पहले खुद को उम्मीद दिलाती हुई पाई गई, इख्तिताम तक उसकी आंखों में माँ के सफाक रवैये की काट ने सीलन ज़दा शफक भर डाली। दूसरी सिमत अकबर अपने घर के स्टडी में बुर्जुमान कुछ केस की इंफॉर्मेशन पर गौर व फिक्र कर रहे थे। अकबर के भेजे अहलकार अपनी छानबीन शुरू कर चुके थे, और वो अकबर को सारी सूरत हाल पहुंचा रहे थे। ग्रे सूट में वो 42 साल की उम्र के बावजूद फिट पुरकशिश और कवि लगते थे। जनाब ने इतनी उम्र के बावजूद शादी जैसा फर्ज अदा करने का कभी ना सोचा था। जलाल और उनकी दोस्ती कॉलेज के दिनों से थी। बज़ाहिर वो जलाल से बहुत छोटे थे, मगर कहते हैं ना, दोस्ती के लिए हम उम्र होना जरूरी नहीं। जलाल का इन दिनों अकबर के कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट पर टीचिंग कोर्सेज के सेशन का इनकाद हुआ था, और यूं इन 3 माह के अरसा के बीच दोनों उस्ताद शागिर्द से होते हुए जिगरी यार तक जा पहुंचे। जलाल अपने करियर की बुलंदी चढ़कर एक काबिल प्रिंसिपल बन गए, और अकबर पुलिस में डायरेक्ट एएसपी तैनात हुए। अब वो इस्लामाबाद के हेड थाने के डीएसपी थे। ऊपर से शुरू से अलग कुछ कर दिखाने का जुनून लिए वो अभी इस कानून के खतरनाक पेशे में गए, जिसने वैसे भी उन्हें किसी और शय के लिए मुयसर न छोड़ा। अपनी 42 साल जिंदगी में वो न जाने कितने मुजरिमों को इबरतनाक इंजाम तक पहुंचा चुके थे, और ये सिलसिला अभी तक जारी और सारी था। वो किसी फाइल में बड़ी तवज्जो से मुनहमिक थे, तभी उनका सेल बजा। अकबर ने फाइल से निगाह हटाए फोन रिसीव किया, जबकि दूसरी सिम उन्हीं का आदमी था। सर नाजिम की मालूमात निकलवा ली हैं। रशीद ढोसला नाम है। यहाँ फिरोजपुर में उसका घर तो पता चल गया है, मगर वो उसके ऑफिस का हिस्सा है। मैंने अपने तई पता करवाया है, वहाँ उसके घर वाले नहीं रहते। 2-3 दिन लगेंगे, और इंशाल्लाह उसके दूसरे अबाई घर का भी मालूम हो जाएगा। वो आदमी फोन लगते ही अकबर को एक अच्छी खबर देकर मुतहर्रिक कर चुका था। इतनी जल्दी अच्छी खबर की अकबर को उम्मीद ना थी। वेल डन शाकिर, मुझे इस रशीद ढोसला की सारी इन्फो भी चाहिए।
اور 2 دن کا مطلب 2 دن ہی ہونا چاہیے، زیادہ دیر ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ کچھ بھی مزید پتا چلے تو مجھے اطلاع دو۔ اکبر نے اس آدمی کو ہدایت دی اور فون بند کیا، اپنی انگلیوں کی پوروں سے اپنی کنپٹی سے ہلانے لگا۔ جو بھی تھا، جلال سے جڑے ہر فرد کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اب کچھ مشکوک مجرموں سے احتساب کا بھی وقت ہو گیا تھا۔ تمہارے ساتھ وقت گزارنا میرے لیے زندگی کا خوبصورت اثاثہ ہے، بس کچھ دن تک مجھ معصوم کو یہ جبر سہنا ہے۔ ڈنر کے دوران بھی شانزیں سمٹی سی دکھائی دی تھی اور اب وہ گاڑی وہی ریسٹورنٹ کے پاس ہی روکے کھڑے تھے۔ علی نے اپنے ساتھ کھڑی شانزے کو دیکھ کر پھر سے اپنے جذبات پیش کیے۔ ڈارک پرپل شرٹ اور رینبو سکرٹ میں کھلے بالوں اور گلے میں رول کر کے ڈالا اسکارف لیے وہ مدھم سے میک اپ کے باوجود نہایت جاذب اور دل فریب لگ رہی تھی۔ اور اس کے بعد شانزے نے تیکھے پن سے استفہامیہ ہوئے گردن موڑی، جس پر علی نے محترمہ کی برہمی کا صدقہ اتارا۔ اس کے بعد تم آلیان بے روز کی ہو جاؤ گی، پوری کی پوری۔ آلیان کی آنکھوں میں ملن کی خواہش کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، جس پر شانزے بوکھلا کر رخ موڑ گئی۔ وہ اس کے یوں گریز پر بھی اپنی جان ہار دینا چاہتا تھا۔ یہ محبت ایسے ہی پگلی ہی تو ہوتی ہے۔ میں ہر پہر تمہارا ہاتھ چوما کروں گا، پشت نہیں ہتھیلی، کہ جہاں کسی کی لکیر کی اوٹ میں میری ساری بے چینیوں کا علاج لکھا ہوا ہے، ہمارا ساتھ لکھا ہوا ہے۔ علی نے ملائم سے پن کے سنگ اپنا ہاتھ شانزے کے ہاتھ میں جگڑ کر اپنے چہرے سے چھوئے کہا، جو کسی سنسنی خیز لمس کے خدشے سے ہی اپنا ہاتھ گھبرا کر کھینچنے لگی، مگر علی کی شرارتی سی اونہوں پر وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ آپ میرا ہاتھ چھوڑیں آلیان، کوئی دیکھ لے گا۔ کیا کر رہے ہیں؟ شانزے کو شدید انکمفرٹیبل محسوس ہو رہا تھا، کہیں یہ بندہ ابھی سے شروع نہ ہو جائے، مگر وہ تو بنا کسی دنیا کی پرواہ کیے اپنے ہاتھ میں شانزے کا ہاتھ دبائے ہنوس چہرے سے لگائے اس کو چاہت سے دیکھ رہا تھا، جو کبھی برہم تو کبھی خفا ہو کر مزید دل لوٹ رہی تھی۔ یہ ہاتھ علی کبھی نہیں چھوڑے گا، ابھی کے لیے بس تمہیں خود سے کچھ پل کی نجات دے رہا ہوں۔ تم ہو ہی ایسی، جب دور تھی تو تمہیں چھونا تو دور یہ خیال تک گناہ لگتا تھا، تبھی تو 4 سال سے یہ بندہ کچھ کہہ نہ پایا، مگر اب بھی تم کسی فسوں کی طرح حاوی ہو، قریب ہو تو تمہیں قریب تر کر لینے کی آرزو بڑھتی جا رہی ہے۔ آئی ہوپ شادی کے بعد تم اس دیوانے کو تڑپانے کی کوشش نہیں کرو گی، ہے نا؟ آلیان کی دل کو دہلاتی یہ نازک باتیں شانزے کے تن من میں سنسنی اور خوف اتار رہی تھی۔ نہ جانے کیسے بے دل سا ہو کر وہ اس کا ہاتھ چھوڑنے پر مجبور لگا، مگر ہنوس وہ اس کے کندھے سے کندھا ملائے اس کی ڈری برہم آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا۔ شانزے نے ہڑبڑا کر نظر چرائیں اور اپنے تیز تیز دھڑکتے دل پر حیران ہوئی۔ پلیز آلیان، آپ ایسی عجیب باتیں مت کریں، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، شانزے نے روحانسی ہو کر سخت چڑھتے ہوئے شکایت کی، اور مقابل ایک کہکا کمال کی دل بستگی سے فلک سے ٹکرایا۔ علی کے یوں ہنس دینے پر شانزے نے اسے گھور کر دیکھا، جو اب مسکین سی ہنسی کے سنگ اپنا کان پکڑ چکا تھا۔ تم مجھے مت ڈرانا تو میں بھی نہیں ڈراؤں گا، یہ مت بھولو کہ تم ایک شیرنی ہو۔ ہاں ہاں، جسٹ کڈنگ، یوں منہ پھلا کر اور پیاری لگتی ہو، علی نے شرارت اور گدگدی دیتے تبسم کے سنگ ہدایت دی، اور شانزے کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاتی۔ آلیان کو بھی لگا کہ اب اتنا تنگ کرنا بھی ٹھیک نہیں۔ چلو چلتے ہیں، زیادہ تنگ نہیں کروں گا اپنی جانے من کو، علی نے سرعام ہی جانے من کہہ ڈالا، اور شانزے کے تو علی کی ایسی فری زبان پر رونگٹے کھڑے اور کان تپ چکے تھے۔ سخت غصہ دکھاتی وہ دوسری سمت گاڑی میں جا بیٹھی، اور آلیان بھی ہنستا ہوا سر کو خوشی میں جنبش دیے خود بھی گاڑی میں جا بیٹھا۔ حمان بھی اپنے سینے پر سر رکھ کر سوئی حور کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جو اس سے باتیں کرتی کرتی اب سو چکی تھی۔ ایمل کا سدھار زدہ آج کا رویہ اور اس کی شرارتی طبیعت نے حمان پر بھی تھوڑی تسلی اتاری تھی، مگر پھر بھی وہ ایمل کے لیے فکر مند تھا۔ سب نے جو یہ شادی خفیہ رکھی تھی، وہ ضرور اس کو اتنی آسانی سے پایا تک میل پہنچنے نہیں دینے والی تھی۔ دیکھنا یہ تھا کہ اب یہ الجھے سلجھے حالات آخر کس سمت گامزن ہوتے ہیں۔ حمان نے بھی اسی سوچ میں مبتلا اپنی آنکھیں بند کر لی۔ 2 دن سب کی طرف شادیوں کی تیاریوں میں متحرک ترین گزرے تھے۔ ایمل اور شانزے نے اگلے 2 دن بھی تہذیب سے حمان کی کلاس لی تھی، اور ایمل کی شرافت بھی حمان کو کسی نئی طوفانی لرزاں خیز بجلیوں کے گرنے کی وعید سنا رہی تھی۔ حمان کی شادی ایک ایسا تجسس تھا جو ایمل کو وقت گزرنے کے ساتھ مزید لاحق ہو رہا تھا، اور جتنا وہ حمان اور اس کی بیوی کے لیے تجسس میں تھی، ویسی ہی لا تعلقی اس انسان کے لیے تھی جسے فیصل اور مانیہ نے غائبانہ طور پر ایمل سے جوڑ دیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ایمل نے بھی اس انسان کو جاننے کی سمت کوئی کوشش نہ کی۔ وہ معاملہ اسے اپنی زندگی کا ایک غیر اہم ترین حصہ لگتا تھا۔ آج کل اس کے لیے اہمیت کا مدار کسی اور طرف رقصاں ہو رہا تھا۔ 2 دن ایمل کا حمان کے ہر انداز کو تسلی سے جانچنا، اور حمان کا ایمل کی سمت سے سلجھاؤ پانا اسے بھی الجھا گیا تھا۔ وہ ایمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے پر تو خود کو راضی کر چکا تھا،
मगर एमल जैसी आफत को संभालना और इस रिश्ते को जिससे सबने ख्वाब खा की उम्मीदें बांध ली थी, इसे तकमील तक पहुंचाना एक कठिन अमर था। अगले 2 दिन आली भी अपने क्लब और काम में मसरूफ रहा और शानजे ने दिल में शुक्र अदा किया। वो शख्स अभी शानजे के लिए गैर अहम सा होकर भी उसे किसी भी लम्हे खुद में समो लेने का हुनर रखता था, और वो इसी वजह से खौफजदा थी कि अगर इस इंसान की दीवानगी इसे भी अपने शिकंजे में ले गई तो क्या होगा। हमान के उलझे मूड का कुछ बेहतर हो जाना भले हानिया के लिए तसल्ली अमेज था, मगर वो फिर भी उससे उस शादी से कहीं नालासी थी। घर में यहाँ भी शादी की तैयारियां उरूज पर थी, जिसकी जिम्मेदारी मानिया और हानिया ने बखुशी उठा ली थी। दूसरी सिम अकबर के भेजे लोगों का जगह जगह रशीद ढोसला के घर की छानबीन की भनक पड़ते ही रशीद ने अजमत और नूर दोनों को एक पुराने गांव के घर पर जाकर छुपवा दिया। वो इस सारे मामले को बड़ी चालाकी से देख रहा था। दूसरी सिमत उसका वकील मुसलसल कोर्ट में शानी की जमानत की कोशिशों में भी था। 2 दिन के बावजूद भी अकबर के आदमियों को फिलहाल तक न रशीद ढोसला के मुतालिक कुछ अहम पता चल सका, न उसके दोनों घरों में अजमत और उसकी बेटी के होने की कोई इत्तला मिली थी। मामलात आहिस्ता आहिस्ता पेचीदा हो रहे थे। कई उलझने थी जिनके हल की शदीद हाजत थी। एमी, ये देखो तुम्हारे ससुराल से कुछ गिफ्ट्स आए हैं और ब्राइडल ड्रेस की पिक्स भी हैं, तुम सेलेक्ट कर लो। आखिर वक्त पर नुक्स मत निकालना। एमल जो यूनी के बाद चेंज किए बेड पर ऊंधी लेटी बबल चबाते हुए अपने फोन में गुम थी, मानिया को बहुत सारे शॉपिंग बैग्स के साथ आता देखकर नजाकत और नापसंदीदगी से नाक चढ़ाए जानबूझकर फोन में ही घूम रही, और मानिया उसका ये रवैया देखकर थोड़ी फिक्रमंदी से उसके पास आकर बैठी। मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं मम्मा, लिहाजा मुझसे ये सब मत पूछें। आप और बाबा ने ही ये सब तय किया है तो आप ही दोनों ये सब देखें, मुझे तंग मत करें। एमल ने सख्ती के संग हर तैयारी से खुद को बरी जिम्मा किए मुंह टेढ़ा किया, और मानिया उसके इस गैर दिलचस्प रवैये और एमल के दानिस्ता हर मामले से गुरेजा होने पर तफ्शीश में मुब्तला लगी। लेकिन शादी तुम्हारी है, एक बार शादी होती है। प्लीज एमल, कुछ ऐसा वैसा मत करना कि मैं और तुम्हारे बाबा किसी के सामने सर उठाने के काबिल ना रहें। मानिया की ऐसी दिलखराश बात पर पिछले 2 दिन का एमल का अच्छा मूड एक लम्हे में तबाह हुआ, और वो बरहमी से फोन बेड पर पटके उठ बैठी। खुद मानिया तक बौखला गई। आप दो ऐसा करते कि जब मैं पैदा हुई थी तभी गला दबा देते, मेरा सुकून मिल जाता आप दोनों को। मैं आपकी कोई बात ना मानूं तब मसला, और अब अगर मैंने मान ली है फिर भी आपकी शिकायतें दूर नहीं हो रही। क्या चाहते हैं आप सब मुझसे, मैं कहीं चली जाऊं? एमल के फट पड़ते अंदाज पर मानिया की आंखों में खौफ की लहर पूरी कुव्वत से बेदार हुई। वो एकदम इस कदर भड़क उठी कि खुद एमल का सांस बेरब्त हुआ। एमल मेरी जान, तुम गुस्सा मत करो, ठीक है, मत दोहराए, लेकिन अपने मम्मा और बाबा को गलत मत समझो। हम जो कुछ करते हैं तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। मानिया ने उठकर इस बेलगाम बला का चेहरा हाथों में भरे तासुब से कहा, मगर एमल बेदर्दी से मानिया के हाथ झटक कर यूं देखने लगी कि मानिया को दिल पर आरे चलते महसूस हुए। किससे कर रहे हैं आप मेरी शादी? एमल ने मानिया की किसी बात को चंदा अहमियत ना देते हुए तपे खून से वो सवाल पूछ डाला, जिससे मानिया पहले ही खौफसदा थी। मानिया को तो चुप लग गई थी, और एमल को लगा कि इस इंसान का पता उसे लाजमी होना चाहिए। तुम्हारे बाबा ने ही तय किया है, उन्हीं के जानने वाले का बेटा है। मानिया के होंठ बोलते वक्त कपकपा से उठे, जो एमल को मजीद मशकूक कर गया। दूसरा, मानिया उससे नजरें भी चुरा रही थी। जब मर्जी आपकी, लड़का आपकी पसंद का, एमल के अच्छे बुरे का इख्तियार आप दोनों के पास है, तो मुझसे दोबारा कुछ पूछने की गलती ना करिएगा मम्मा। ये ना हो अगली बार गुस्सा इस बाबा के जानने वाले के बेटे पर जा उतरे और खामखा आप और बाबा मुझे इस घर से चलता करने के मंसूबे धरे के धरे रह जाएं। जिससे करनी है शादी कर दें, लेकिन किसी चीज में मुझसे कुछ मत पूछिए। गुड नाइट। एमल ने तमाम तर तहजीब बालाए ताक रख कर अपने अंदर की असल उलझन को आज सारा उकल डाला। मानिया तो सब में किसी कैफियत में एमल की इंतहा को पहुंची बदगुमानी देकर पत्थर आ गई, और इससे पहले कि वो एमल को मजीद कुछ कहती, एमल ने जबड़े भेज कर रुख फेर लिया, और मानिया भी फिर दिल बर्दाश्ता सी कमरे से बाहर निकल गई। 2 दिन का सारा सुकून गारत हो गया था। एमल को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर इतनी इश्ताल अमेज क्यों हो गई थी। तमाम शॉपिंग बैग को उठाकर जमीन पर फेंकने के बाद वो अपना सर मसलती वाशरूम में घुस गई। बैठे बैठे मुसीबत नाजिल हो गई है। ओ कयूं में कुछ देर दला के मामला रफा दफा करके मारे थे। अगर शानी की जमानत नहीं हो रही तो रहने दे इस खोते को वहीं। तू आ वापस। थाने में कुछ मशकूक से बंदे आए हैं, और मुझे पता चला है कि पूरे गांव में मेरे मुतलिक पूछ कुछ करांदे फिर रहे हैं। अगर वो अजमत मेरे लिए कोई मुश्किल बनी तो तुझे इसे रास्ते से हटाना होगा। इस वक्त जब मोए इलेक्शन सर मत्थे ते हैं, तो मैं इस बेअकल औरत को कोई खतरा बनने नहीं दे सकता। कफदारी चमकते सफेद सूट में मलबूस रशीद ढोसला उस वक्त अपने पक्के गंदमी रंग और अखीर स्याह खौफनाक दाढ़ी में लिपटा सख्त मुश्तइल था। रात की स्याह तारीकी में वो हवेली के सहन में खड़ा फोन पर अपने खास बंदे से मुखातिब था।
अपनी मूंछ को ताव देता। उसका हाथ उसके घुंघराले बालों में फेरा गया और दूसरी सिम फर्माबरदारी से कहकर फोन रखा गया। इसी लम्हे रशीद का गार्ड इस्तक आया और मुअद्दब हुए रशीद के करीब आया। सरकार, बाहर दो आदमी आए हैं, कह रहे हैं आपसे मिलना है। वो मलगजी सा आदमी ये कहकर रशीद ढोसला की जबरन सी हाँ पर वापस मुड़ गया और रशीद ढोसला मोहताज से अंदाज में दोनों हाथ कमर पर बांधता अब सामने निगाहें कर चुका था, जहां दो आदमी, जिनमें एक शाकिर था और दूसरा आलिम, रशीद के गार्ड के साथ अंदर आ रहे थे। शाकिर और इसका कांस्टेबल आलम दोनों ही भूरे रंग के कमीज शलवार में मलबूस संजीदा से वहीं आ चुके थे, जिस पर रशीद ने एक उछड़ती निगाह दोनों पर डाले नखुवतपन से बैठने का इशारा किया और खुद भी इनके मुकाबिल अपना कड़कता सूट दामन से झाड़े पाँव चढ़ाए बैठा। जी फरमाएं, किस लिए आना हुआ? रशीद ढोसला ने सीधा स्वभाव उन दो पुरस्कार से आदमियों से इस्तफसार किया, जिसके बाद शाकिर ने तसल्ली से इस आदमी के चेहरे पर गरूर जांच कर जेब से कागज निकालकर सामने धरा। ये आपके घरों का सर्च वारंट है रशीद साहब। हमें इत्तला मिली है कि अजमत नामी औरत को आपने पनाह दी है और एक मुजरिम को पनाह देना भी जुर्म है। शानी आपका बेटा है, यकीनन जो अगवा के जुर्म में पहले ही जेल में है। हम आपसे ताउन चाहते हैं, अजमत की हमें खबर दे दें, यही आपके लिए अच्छा होगा। शाकी ने खुद ही लहजे में भरपूर तंबीही रंग मिलाए अपनी बात साफ साफ गोश गुजार की और रशीद के चेहरे पर फैलती सफेदी इस बात का सबूत थी कि वो इन दो आदमियों की बात और धमकी समझ चुका है। रशीद ने अपने से कुछ दूर खड़े गनमैन को इशारा किया, जिस पर वो दो गन ताने उन दो को घेर चुके थे। शाकिर और उसका साथी जानते थे कि यहाँ खतरा है, लिहाजा यहाँ की पुलिस को वो लोग साथ लाए थे, जो हवेली से कुछ दूर ही चौकस होकर मौजूद थे। रशीद ढोसला ने तनफ्फर से दोनों के बेखौफ चेहरे देखे और फिर वो सर्च वारंट उठाकर उसे फाड़कर टुकड़े उन्हीं दो पर उछाल दिए। ना मैं तुम्हारे इन वारंट शारंट को मानता हूँ, ना ही इस इलाके की पुलिस में इतना दम है कि मुझसे आकर कोई सवाल करे। मैं किसी अजमत को नहीं जानता। मुझे खुद इस मनहूस की तलाश है जिसकी वजह से मेरा पुत्र जेल में है। अब अपनी शक्लें लेकर यहाँ से गुम हो जाओ, वरना यही खड़े खड़े तुम दो की जिंदगी ले लूंगा। रशीद हौसला की इस धमकी खेज बात पर शाकिर और उसके आदमी ने सख्त बरहमी से इस शख्स की शराफत का पर्दा चाक होते देखा और शाकिर की कन पट्टी से लगती गन ने एक पल उसका सांस सुखाया। या आप बहुत गलत कर रहे हैं रशीद साहब, इसकी सजा आपको सहनी होगी। शाकिर ने हरासा नजरों के बावजूद उससे वार्निंग दी और रशीद ने मुजाहिका खेजी से हंसकर इन दो को बारी बारी खून अशाम निगाहों से देखा। अभी पीछे ही मुड़े थे कि जहां गांव का थानेदार अफसर हंसता हुआ अपने तीन आदमियों के साथ एंटर हुआ और इन दो के बजाय रशीद ढोसला से दोस्ताना कहकों में हाथ मिलाता साथ जा मिला। अब शाकिर और उसका साथी वाकई सख्त खौफ में मुब्तला लगे। वो थानेदार जो उनका साथ देने आया था अब रशीद ढोसला के साथ खड़ा उन दो पर हंस रहा था। ये दो अकबर के चमचे हैं, जानते तो हैं ना आप इसे। वो कमीना वहां बैठकर भी यहाँ तक पंगे कर रहा है सरकार। मैं तो कहता हूँ इन दो का काम तमाम कर दें। अफसल रोंगी नामी खबीज की ऐसी बात सुनकर शाकिर और उसके साथी ने हलक से थूक निकला और इन दो की टांगे तक उस वक्त कांपी जब रशीद और अफसल के कहके में यके बाद दीगरे चार गोलियों की आवाज आई और खून के छींटे सेहन के बीचों बीच उड़कर फैले। शाकिर और उसका आदमी आलिम दोनों एक लम्हे में रशीद की बेरहमी का शिकार होकर मौत से जा मिले। इन दो की लाशों को फौरी पक्के ठिकाने लगाने का हुक्म करता रशीद खबासा से अफजल को आंख मारता, पंजा मिलाए अपनी हवानियत का प्रचार करता इंसानियत पर कालक दिखाई दिया था। अकबर के तो वहमो गुमान में भी न आ सकता था कि इसके दो वफादार जानबाज इन वहशी दरिंदों के हाथों अब्दी नींद सो चुके थे। शाकिर ही वो आदमी था जिससे अकबर का राब्ता था। अब उसकी इस गुमशुदगी की खबर अकबर को कल ही होने वाली थी। मैं न जरा आज एक मतलब के लिए आया हूँ सरकार। वो दरअसल गहरी रात की तारीकी में तमाम जुराइम के सबूत मिटाने के बाद दरवाजे से कुछ दूर खड़ा वो करप्ट और खबीस सा अफसल रोंगी नामी थानेदार गर्दन पे हाथ फेरे मलते जाना निगाहों में मतलब भरे रशीद की सिम पुरसरारी से देखते बोला और रशीद ने बिना कहे उसकी कमजोरी भांप कर एक खिसियानी हंसी हंस कर अपना हथौड़े जैसा हाथ उसके कंधे पर थपका। तूने अब उनके लिए इतना बड़ा कारनामा किया है तो इनाम भी बड़ा बनता है, बोल क्या चाहिए? बिना मतलब के तो आजकल कोई किसी को अपना बुखार ना दे। तभी रशीद की खोजती आंखें अफजल के इरादे भांप कर गहराई से उसका मतलब जान गई थी। उसकी शक्ल पर एक खुमारी उतरी थी। वो लड़की जो उस अजमत के साथ है अनायत कर दीजिए, बदले में शफाफ इलेक्शन करवाना और आप तक किसी सियाह साये को ना पहुंचने देना। अफसल रोंगी का काम बड़ा ही कोई खबीस और लानती इंसान था ये अफसल भी। उसका अंदाजा रशीद को था। वैसे भी वो इस नूर नामी लड़की से वैसे भी आजिज था। उसके पीछे शानी निमत बजा बैठा था और अब वो जब लड़की बैठे बैठाए रशीद ढोसला के मकसद में इस्तेमाल हो रही थी तो उसे और क्या चाहिए था।
एक तीर से दो निशाने लगाना वैसे भी उसकी पुरानी आदत थी। हाँ हाँ, एक नंबर का कमीना इंसान है तू अफसले। चल क्या याद करेगा किस सखी सरकार से पाला पड़ा, लेकिन इस लड़की तक पहुंचने के लिए तुझे मेरा एक और काम करना होगा। इसके बाद तू जान और वो छोरी। रशीद ढोसला भले एक नंबर का अनपढ़ जाहिल था, पर गधे को बाप बनाना और हर मतलब को सही वक्त पर निकालना इसे खूब आता था। इस बात पर अफसल के चेहरे पर थोड़ी तफशीश सी जागी, मगर न जाने रशीद ने सरगोशी के अंदाज में उसके कान के करीब होकर शैतानियत और अफवानियत का कौन सा नया मंसूबा गोश गुजार किया कि अगले ही लम्हे दोनों के चेहरे पर फटकार फैलाता कहका उतर चुका था। दोनों ने राजदारी से एक दूसरे को आंखों से इशारे किए और अफसल अपने 3-4 आदमियों को इशारा करता हवेली के बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गया। रशीद ढोसला की आंखों में हकारत थी और शक्ल पर वही तासुर था जो मैदान जंग में दुश्मनों को ठुड्डे और लाते रसीद करने वाले थोबड़ों पर रक्स करता दिखाई देता है। दूर दूर तक सुनसान सा जंगल और उसके बीच हाँपती हुई एक लड़की, वो लगातार खौफ और हरास में मुब्तला नंगे पांव चिड़चिड़ाते पत्तों पर पैर रख के दौड़ती जा रही थी। उस वक्त उसने घुटनों से जरा नीचे आती बरहना टांगों और बाजुओं वाली नाइटी पहन रखी थी। उसके बाल बुरी तरह उलझे और मिट्टी से आलूदा थे। वो यूं कपकपाकर दौड़ रही थी जैसे उसके पीछे कोई खूंखार जानवर लगा था। रात की इस होलनाक तारीकी में जंगली जानवरों की आवाजें मजीद करीब आती जा रही थी। ये सफर कुछ लम्हे इसी अजियत से जारी रहा और फिर यूं लगा धुंधले मंजर वाफे हो रहे थे। वो कोई और नहीं बल्कि एमल थी। इस कदर बुरी हालत और फिर जंगली गीदड़ों की एक जिगर छलनी करती आवाज पर वो चीख कर किसी सख्त सी चीज से टकराई। टकराव इतना शदीद था कि उसका जिस्म लरस कर कांप उठा था। सारा डर, खौफ और तकलीफ उसी लम्हे जायल हुआ जब किसी की हसार ज़दा बाहों ने एमल को अपने वजूद में महलूल कर लिया। आवाजें आना बंद हो गई। एमल कितनी देर इस मर्दाना गिरफ्त से लिपट कर हरासा सी बेरब्त सांस लेती रही और फिर किसी शख्स ने इसको शानों को पकड़कर इसे रूबरू किया। वो कोई और नहीं हमान था जो सपार से अंदाज में इस उजड़ी हालत को आई एमल का चेहरा अपने हाथों में भरे शाकी निगाहों के बावजूद उसके चेहरे और होंठों की सीम देखते झुका। एक सिमटी सी चीख की आवाज आई और एमल पसीने में शराबूर सी हड़बड़ाकर नींद से उठ बैठी। कितनी ही देर वो हवास बाख्ता सी इस ख्वाब को ख्वाब समझने में सर्फ करती रही। कमरे में सर्द लहर के बावजूद वो इस वक्त आग की तरह दहक रही थी। वो चेहरा हमान का ही था और वो हमान का ख्यालों से ख्वाबों तक आने पर गश खा चुकी थी। पहली बार उसे लगा उसके वजूद से जान सिरक गई है। ये ख्वाब उसकी नाजुक जान हिलाकर रख गया था। ओफ, इतना गंदा और खौफनाक ख्वाब। गैंडे कहीं के, अब तुम मुझे यूं परेशान करोगे? थोड़ी रियायत किया दी तुम्हें तो सर पर चढ़ गए। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। इस ख्वाब का सोच सोच कर एमल का सांस मुतासिर हो रहा था। घड़ी पर अभी 8 बजे थे, मगर मजीद सोना उससे मुमकिन न हो सका। इस ख्वाब का भी सारा मलबा वो हमान पर डालकर एक बार फिर उसे उसकी सजा देने का फैसला लेती। फ्रेश होने चली गई। नाश्ते पर फैसल ने उसे मानिया के बताने पर रोका, मगर वो क्लास का बहाना बनाए उन दोनों को इग्नोर किए चली गई। जब से मानिया ने फैसल को एमल के रात वाले रवैये का बताया था, तब से वो फिर से परेशान हो चुके थे। एमल ने अपने ख्वाब का जाते ही शामजे को बताया, जिस पर पहले तो शामजे को परेशानी लाहक हुई और एमल के हमान को फिर से सजा देने पर वो बेहोश होते होते बची। मतलब ख्वाब तेरा और कसूर उनका। कम ऑन यार, मजीद कोई हंगामा नहीं। तुक ही नहीं बनती। हमान की पहली क्लास तो एमल ने उसे अजीब सी नजरों से घूर कर खुद हमान को मुतजज्जब किए ले ली थी, पर अब यूनी के लॉन में बैठकर वो शानजे को अपने इरादे बताकर हला चुकी थी। बनती है वो इंसान मेरे ख्वाब में मुंह उठाकर आ गया। उसकी इतनी जुर्रत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ख्वाब में भी ऐसा सब। जरूर ये कोई इशारा था कि एमल इस बंदे की दरगत बना। एमल ने किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाहें जमाकर एक ऐसी मंतक पेश की जिसे सुनकर लम्हे भर को शानजे का मुंह खुल गया। या मेरे अल्लाह, इस लड़की का मीटर हिल गया है। एमी, ख्वाब का कोई वजूद नहीं होता। यार मैं आगे कम उलझन में हूँ कि तूने नई पसूरी डाल दी। देख हमान सर अब हमसे बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं, अब कोई स्यापा ना करना। शान से उसे साफ साफ लफ्जों में किसी मजीद शरारत के ना करने का हुक्म दे रही थी, मगर एमल मुंह में बबल चुबाती उसकी हदायत से बेनियाज पोज देकर शानजे का पारा भी हाई कर चुकी थी। तू ज्यादा लेक्चर मत दे शाने, एमल अपनी कही बात से नहीं हटेगी। जा तू अपनी पेंटिंग की क्लास ले, मेरा सर ना खा। डल ग्रेनी शार्क फ्रॉक और जीन्स में खुले बाल लहराती वो होश रुबा लगने के साथ साथ इस वक्त शानजे को मिस्ट्री सी लगी। शदीद उकताहट से वो शानजे के भाषण से बेजार मुंह टेढ़ा किए बोली, जिस पर शानजे अपना सर किसी तरफ दे मारने वाले गुस्से से उठ खड़ी हुई। अच्छा ठीक है, पर कोई मुश्किल ना खड़ी कर लेना। शानजे ने खुद ही नरम पड़ते हुए एमल की बरहम सूजी शक्ल देखी, जिस पर एमल बेनियाज ऊहू करके उठकर चली गई और शानजे भी एक दिल जली आह भरती अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी की क्लास की सिमट भर गई। इस वक्त हमान की एक क्लास फ्री हुआ करती थी, जिसमें वो तमाम क्लासेस और स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाता था और इसी दौरान ही वो अपने स्कूल और एकेडमी के लोगों से भी राब्ता करके तमाम हालात जान लेता था।
एमल जो कुछ देर यूं ही उसके ऑफिस के बाहर टहलती रही और फिर आखिरकार मुंह पर ना जाने कौन कौन सी सख्ती से जाए बिना उसके रूम का दरवाजा लॉक किए ही अंदर चली गई। जिस पर हमान जो किसी कॉल पर बिजी था धड़ल्ले से यूं एमल के अंदर आकर घूरते अंदाज भाप कर बिगड़े तासुरात जब्त करता फोन बंद किए उसकी सिमत मुड़ा। हमान ने उसका पहली क्लास में ये अजीब इंतकामी सा देखना महसूस किया था और अब तो वो इसे जहर खान से अंदाज से देख रही थी। एनी प्रॉब्लम नहायत रूखेपन से इस्तफसार किया गया था। एमल ने अपने कदमों की मट्टी छोड़े हमान और अपने बीच का फासला घूमकर खत्म किया और हमान इसकी इस इरिटेट करती हरकत पर अब आजिज़ महसूस हुआ था। यस यू आर माई प्रॉब्लम, चाहते क्या हो तुम जो की तरह चिमट कर रह गए हो। आखिर और कौन से लकब दरकार हैं तुम्हें गेंडे, तुम्हारी नीयत क्या है, किस लिए यह छाई का लबादा ओढ़ रखा है। एमल उसे फिर से पहले जैसी बदअकल और बदतमीज रूप में ढलती महसूस हुई और हमान जो थोड़ा बहुत रिलैक्स था एमल के इन नापसंद लहजे में कहे लफ्जों से यूं लगा उसकी बेकरारी असरे नो जाग गई है। वट नॉनसेंस, फिर से दौरा पड़ गया तुम्हें हिवानियत का। मुझे तो लगा था थोड़ी इंसानियत तुम में मौजूद है। अब कौन सी तकलीफ पहुंचा दी तुम्हें, बताना पसंद करोगी। हमान उसके लहजे की तस्दीक बिल्कुल बर्दाश्त ना कर पाया था। तभी सख्त गुस्से और इश्ताल में आए बोला, तुम सरतपा मेरा एक मसला हो समझे, तुम क्यों आए तुम मेरे ख्वाब में, तुमसे हंसकर बात क्या कर ली तुमने तो राज समझ लिया अपना। एक पल को हमान के लिए ये बात किसी धचके से कम न साबित हुई मगर एमल के भड़कते मिजाज की वजह जानकर कुछ देर जबड़े भेंचता हमान यकलख इस्तेहजाइया सा हंसा। ये हंसी एमल के जलते गुस्से पर मजीद चंगारी का मौजिब बनी। तुम क्या हो एमल, यानी ख्वाब तुम्हारा और भड़कना तुम्हें मुझ पर याद आया। क्या बचपन से ऐसी ही बावली हो या अब स्पीड पकड़ी है। मैं तुम्हारे ख्वाब में तो जैसे खुद अल्लाह जी से सिफारिश करवा के आया हूँ जो तुम मुझ पर चढ़ दौड़ रही हो। दिमाग नामी चीज है, इसे इस्तेमाल भी कर लिया करो। हमान की तंजिया बातों पर एमल उसके चेहरे को देखती रह गई। वो इसे सीधा सीधा पागल कह रहा था। उसे खुद के यूं आ जाने पर अब वाकई अफसोस हुआ। गेंडे कही के तुम हो ही मनहूस और तुम मुझे इतने जहर लगते हो कि मैं तुम्हारा ख्वाब में आना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी औकात ही नहीं। एमल इसे भड़काने पर उसकी आंखों में अपनी अताब से दहकती आंखें गाड़े बोली और हमान जो मुसलसल उसकी ये बद तहजीबी सहकर जब्त के दहाने पर खड़ा था उसकी नाजुक सी बाजू इस जोर से पकड़े खून ख्वार हुआ कि वो लड़खड़ा कर उसके सीने से ही जा लगी। अगर खुद हमान दूसरे हाथ से उसकी दूसरी बाजू ना पकड़ता। औकात पर मत जाना एमल, बहुत बुरा पेश आऊंगा। समझती क्या हो तुम खुद को, कौन से देश की अप्सरा हो। अपने ये नाकाबिल बर्दाश्त अथवा ठीक कर लो, ये मेरी एक नसीहत है। ये ना हो कीनिया के प्रिंस के बजाय तुम्हें अफ्रीका का जंगली सहना पड़े। तुम हकीकत में किसी शरीफ और भले मांस इंसान के लायक ही नहीं। तुम्हारी ये जबान दराजी और बदतमीजी तुम्हें एक कम तरशे बना चुके हैं। हमान की आंखों में इस वक्त वो गुस्सा था जो इसे एमल पर नहीं बल्कि हर उस फर्द पे था जिसने उसके साथ इस हैवान जैसी लड़की को जोड़ दिया था। हमान के हाथों की पकड़ एमल की बाजुओं में बुरी तरह पैवस्त होकर एमल की आंखों में ना चाहते हुए भी सुर्खी उतार लाई थी। हमान उसकी आंखों के गोशों की नमी देखते ही अपनी पत्थर सी गिरफ्त हटाए उसे छोड़ता हुआ कुछ दूर हटा और वो जो उसे भौंचका सी नफरत से देख रही थी हमान के दिल पर वार कर गई। आई हेट यू, हकीकत में तुम मेरे नजदीक टके के नहीं हो गेंडे जानवर। तुमसे अब मेरी दुश्मनी असरनो जाग चुकी है। मेरे बारे में तुम्हें फिक्र करके हलकान होने की जरूरत नहीं। अफ्रीका का जंगली भी दिल से कबूल है लेकिन तुम जैसा शक्ल का अच्छा और नियत का शैतान तो खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। ऐसी लड़की मर ही जानी चाहिए जिसका नसीब तुमसे फूटेगा। गो टू हेल, भाड़ में जाओ। एमल की जुबान दराजी असल तो आज हमान पर खुली थी। लहजे में अताब शिकायत बरहमी दुख नफरत और जी भर कर बद्दुआएं भरे वो एक एक लफ्ज हमान की आंखों में देख कर धाड़े बिना उसके किसी जवाब को जाने दरवाजा पटकती बाहर निकल गई। हमान के चेहरे पर तनाव और जबर से सुर्खी उमड़ चुकी थी और इस जैसे तहमुल मिजाज इंसान का दिल भी यही किया कि ऑफिस की हर चीज उठाकर फर्श पर दे मारे। न जाने इन दो का क्या हाल होने वाला था पर अभी तो हमान सख्त झुंझलाहट और उकताहट में मुब्तला जबड़े भेजता दिखाई दिया था। सुबह से अकबर ने कोई 20 बार शाकिर का फोन ट्राई किया मगर मुसलसल बंद पाकर अब वो सख्त फिक्रमंद थे। दूसरा आदमी फोन नहीं पिक कर रहा था और अब पर ड्यूटी से घर आकर बिना चेंज किए ही अपने लॉन में टहल कर अभी भी फोन पर मुसलसल मसरूफ था। बेटे जी खाना लगवा दूं। खासी उम्र दराज से ज़ईफ सी सुगरा माई नामी खातून ने अकबर को मुसलसल किसी शशो पंज में मुब्तला बेकरारी से फोन पर लगे देखकर आहिस्ती से पूछा मगर इस वक्त अकबर की भूख उड़ चुकी थी। नहीं बुआ अम्मा आप जाएं, मुझे अगर खाना चाहिए हुआ तो मैं ले लूंगा। अकबर ने रसानिया से भारी आवाज में उन्हें बताया जिस पर वो सर हिलाए अंदर की सिम चली गईं और अकबर अपनी पेशानी सहलाते वहीं लान में लगी कुर्सी पर बराजमान हुए।
کہاں ہو تم شاکر؟ آخر یہ دونوں کہاں چلے گئے ہیں؟ یا میرے اللہ، یہ معاملات تو میرے لیے سخت الجھن اور پریشانی بن رہے ہیں۔ سب خیر ہو؟ اکبر اس وقت خاصے مایوس سے تھے کیونکہ آج ان کو DI صاحب نے بھی خاصا برہم ہو کر اپنے آفس بلایا تھا۔ وہ منظر ایک بار پھر اکبر کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ جب میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ اس کیس میں مزید کوئی ورک نہیں ہوگا تو آپ نے کس کی اجازت سے کورٹ میں رشید ڈھوسلا کے گھر کے سرچ وارنٹ نکلوائے؟ کسی شریف بندے کو خام خواہ کسی کیس میں انوالو کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ مسٹر اکبر، آپ پہلے بھی کئی بار اپنے اس زیادہ ایفیشنٹ بننے کے چکر میں نقصان اٹھا چکے ہیں، لہٰذا آگے سے ایسے نازک معاملات میں ٹانگ اڑانے سے گریز کیجیے۔ مجھے امید ہے اب آپ اس عظمت نامی کیس کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ اصل مجرم شانی تھا اور وہ جیل میں ہے۔ بس ختم، جا سکتے ہیں آپ۔ دن کو DIG کا برہم اور تبتے انداز میں اکبر کو تنبیہ کرنا انہیں مزید ہلکان کر چکا تھا، اور اوپر سے شاکر اور اس کے ساتھی عالم کی گمشدگی کے اکبر کا دماغ معاف کر دیا۔ کچھ دیر سر کو بے قراری سے مسلنے کے بعد وہ اٹھ کر اندر بڑھ گئے۔ دوسری سندھ ایمل جو یونی کے بعد سے ہی کمرے میں بند تھی، فائنلی فیصل خود اس کے کمرے میں آئے، جو بیڈ پر ازلی انداز میں آدھی لٹکی ہوئی کسی دل جلاتی سوچ میں مبتلا قلین کا ستیاناش کر رہی تھی۔ فیصل نے ایک کریتی نگاہ ایمل کی پرسرار حرکت پر ڈالی اور گلا صاف کیے کھانسے، جس پر ایمل اپنے خیالات سے نکل کر اٹھ بیٹھی، اور اس کے منہ کی ناراضگی بھانپ کر فیصل بھی اپنے چہرے پر نرمی سجائے اس کے قریب جا کر بیٹھے اور ایمل کا ہاتھ پکڑ کر چومنے لگے۔ وہ جتنی بھی برہم اور بیزار کیوں نہ ہو جاتی، بابا کے یوں لاڈ لٹانے پر نرم پڑ ہی جاتی تھی۔ میری جان، اپنے مما بابا کو اپنا دشمن مت سمجھو۔ ایمی، تم یہاں اپنے بابا کے سینے میں دھڑکتی ہو، بھلا پھر میں کیسے اپنی اکلوتی پرنسس کے لیے کوئی غلط فیصلہ لے سکتا ہوں؟ تم ہم دونوں سے برحق بدگمان ہو، شاید ہم اس وقت تمہیں میسر نہ ہو پاتے جب تم چاہتی تھی، لیکن ہم دونوں تمہیں یہ لگژری لائف اور سختی سے پاک زندگی دینے کی کوششوں میں کام کرتے تھے۔ تم نہیں جانتی کہ یہ بزنس میں نے تمہاری مما نے کس محبت اور محنت سے کھڑا کیا۔ یہ سب تمہارے لیے کیا کہ کل کو ہماری اولاد کسی کی محتاج نہ ہو، اسے زمانے کی گرم ہوا نہ لگے۔ تم ہم دونوں کو معاف کر دو۔ تمہاری آسانی کے اسباب بناتے بناتے ہم نے تم کو وقت کی قلت دی، جو ہماری مجبوری تھی۔ فیصل اس وقت نہایت ہی نرم اور مٹھاس زدہ انداز میں پیوست ہوئے اپنا دل پر ہاتھ رکھ کر ایمل کی ناراضگی رفع کرنے کی سعی میں تھے، اور وہ اس ساری بات پر کچھ نہ بولی، بس کچھ آگے اٹھ کر بیٹھتے ہی اپنا سر بابا کے سینے پر رکھے لپٹ گئی۔ وہ بھی ایمل کے اس انداز پر مجسم اینجل بنے ایمن کی خوشیوں سکون کو اللہ سے مانگتے دکھائی دیے۔ اٹس اوکے، میں بس یہ چاہتی ہوں ان شادی کے معاملات میں مجھے نہ گھسایا جائے۔ آپ اور مما جو چاہتے ہیں کریں، جیسا چاہتے ہیں وہ خریدیں۔ میں جتنی بھی بدتمیز اور بد اخلاق کیوں نہ ہو جاؤں، آپ کی زبان کا پاس نہیں توڑوں گی۔ ایمل خود ساختہ سی اذیت میں ڈوبی بابا کو ان کا اطمینان تو لوٹا گئی، پر خود وہ اندر سے آج بالکل ٹھیک نہ تھی۔ کس نے کہا تم بد اخلاق اور بدتمیز ہو؟ میری ایمل تو اس دنیا کی سب سے بیسٹ بیٹی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم سے کوئی اس ٹاپک پر کچھ نہیں کہے گا، بس تم اپنا موڈ ہماری طرف سے ٹھیک رکھو۔ فیصل تک جان نہ پائے کہ ان کی ایمل پہلی بار ان سے جھوٹ بول گئی ہے۔ انہیں تو بس ایمل کی فلاح عزیز تھی، اور ایمل کی بدگمانیاں تھیں کہ ان کو پر لگ چکے تھے۔ اکتائی سی ہاں میں وہ تو سر ہلا چکی تھی، پر فیصل کی مسکراہٹ پر اس کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ دل میں ایک ایسی آگ دہک اٹھی تھی جس کو بجھانا ایمل کے بس میں نہ رہا تھا۔ کیا بتاؤں حور، ایک نمبر کی جنگلی بلی ہے تمہاری وہ ایمل آپی۔ جس ایمل سے تم ملی تھی وہ تو پتہ نہیں کون تھی۔ حمان جو برہمی سے بیڈ پر نیم دراز ہو کر کوشن سینے پر باندھے حور سے پچھلے 2 دن لگاتار ایمل کے قصیدے سن سن کر پک چکا تھا، آخرکار سچ بول ہی گیا، اور حور بی بی 2 چوٹیاں بنائے سلیپنگ ڈریس میں ملبوس کیوٹی فروٹی بنی، سینے پر ہاتھ لپیٹ کر تسلی سے ہمی کی برہمی جانچنے کے بعد اس کے پاس جا کر بیڈ پر چڑھے بیٹھی، اور مڑ کر اپنے بازو ہمی کے سینے پر ٹکائے اس پر تھوڑی رکھے منہ پھیلا گئی۔ بیڈ مینرز ہمی، وہ آپ کی وائف ہی ہونے والی ہیں۔ میں نہیں مان سکتی کہ ایمل آپ ہی ایلین کی طرح ہو جاتی ہیں۔ آپ ان کو سمجھا دینا نا، یوں جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ معصوم سا منہ بنائے وہ دادی اماں بن کر ہمی کو ہی ڈانٹ گئی، اور حمان بیچارہ اب اس سچویشن میں چپ ہی اوڑے سر ہلا سکتا تھا۔ اف، اسے سمجھانا اور دیوار سے ٹکرے مارنا برابر ہے۔ خیر تم یہ سب چھوڑو، سنا ہے کل خوب شاپنگ وغیرہ کی ہے، تم واقعی خوش ہو میری اور ایمل کی شادی سے؟ حمان کیا بتاتا کہ وہ پہلے سے زیادہ سخت پریشان حال ہے، مگر وہ حور کو بھی اداس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی بات بدل گیا۔ یپ یمی بہت سی کی، ہم نے تو ایمل آپی کے لیے 3 لہنگے بھی چوز کیے، اب فائنل انہی کی مرضی کے بعد ہوگا۔ اینڈ یس میرے لولی سے ہمی، میں بہت خوش ہوں۔ ایمل آپی کتنی پیاری ہے نا، آپ کو حور کی کمی بھی محسوس نہیں ہوا کرے گی۔ پھر آپ میری جگہ ان کو کسیز اور حگز کر لیا کرنا۔ حور اپنی ناسمجھی میں ہی اتنا سب کہہ جاتی تھی،
کہ حمان کو اس کے ٹرانس سے نکلنا دشوار ہو جاتا۔ ابھی بھی وہ حور کو پکڑ کر بازو میں دبوچے خفا سا اس شرارتی بگولی کو دیکھ رہا تھا جو حمان پر ویسی ہی پیاری نظریں سایہ فگن کیے ہوئے اس کے ہلکی سنہری روئیں والی گالوں کو پکڑ کر دبا کر ہمی کو ہنسانے کی کوشش میں تھی۔ مجھے اس ٹریل کو ایسا کوئی پیار ویار نہیں دینا اور تمہاری کمی صرف تم پوری کر سکتی ہو۔ جانتی ہو تم مجھے کتنی عزیز ہو۔ اگر آج ہمی اتنے اسٹرانگ ہیں تو اس کی وجہ میرا یہ کیوٹو سا بچہ ہے۔ بچپن میں تم ایک بار بہت بیمار ہو گئی تھی، تب میں وہیں آسٹن رہا کرتا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا حور کی حالت نازک ہے۔ جانتی ہو تمہارے ہمی تب بہت روئے تھے، پھر اللہ پاک نے کرم کیا اور ہم سب کی دعائیں میری اس گڑیا کو ہمارے پاس واپس لے آئیں۔ اس سارے عرصے کے دوران تم نے ہمت نہیں ہاری اور مجھے سکھایا کہ مضبوط ہونا کسے کہتے ہیں۔ حمان اس کی پیشانی کو تادیر چومنے کے بعد اسے اس کی اہمیت کی ساری داستان سنائے۔ خود تو اداس ہوا ہی، البتہ دروازے میں کھڑی ہانیہ تک کو وہ وقت سوچ کر رنجیدہ تھی۔ تب حمان کے بلڈ کے باعث ہی حور کی زندگی بچ پائی تھی۔ اس کے دل کا سوراخ بند تھا اور پھر اس 4-5 سالہ حور کی سرجری ہوئی جو کہ بہت رسکی تھی۔ بر وقت علاج اور اس کے نیا بلڈ کا ہمی سے ملنا اسے زندگی کی طرف واپس لے آیا۔ اداس مت ہو میرے سویٹ ہمی، حور نے آپ سب کا دماغ جو کھانا تھا تبھی واپس آ گئی۔ حور کی اس سچویشن میں شرارتی بات پر نہ صرف حمان مسکرا دیا بلکہ ہانیہ خود رشک زدہ انداز لیے اندر آئی، جہاں دونوں کا پیار دیکھ کر اس کا دل مسکرا اٹھا۔ ہمی بھی نیند دراز سا ہوا کیونکہ ہانیہ اس سے بات کرنے آئی تھی، البتہ حور بھی اٹھ کر بیٹھتے ہی اب مما جانی کے گلے میں باہیں پھیلائے 2-3 پیار لیتی، بابا کے پاس جانے کا کہتی باہر بھاگ گئی۔ حمان سنجیدہ سا ہانیہ کی سمت متوجہ ہوا جو کسی ان کہے سے گلٹ میں مبتلا تھی۔ حمان تو مجھے معاف کر دو میری جان، میں جانتی ہوں ایمل سے شادی تمہارے لیے ایک مشکل فیصلہ ہے، پر حالات تمہارے سامنے ہیں، مجھے اس گلٹ سے آزاد کر دو میرے بھائی۔ ہانیہ کی یوں تعصب سے کہی دکھی بات پر حمان سیدھا ہوئے اٹھ بیٹھا اور ہانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے جبرن ہی سہی پر مسکرا دیا۔ گو مسکان خاصی قلیل تھی۔ آپ نے میرے لیے کبھی نہ برا سوچا ہے نہ کیا ہے آپی، لہٰذا اس گلٹ کا سوال بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں کیا بتاؤں کہ آپ لوگ 2 برقی تاروں کو جوڑنے کا خطرناک فیصلہ لے چکے ہیں۔ میں خود کو جتنا قائل کر لوں نہیں ہو پا رہا، لیکن آپ کے اس گلٹ کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ لب و لہجے میں محسوس کن حد تک بے بسی کے بعد نرمی ملائے وہ ہانیہ کو آخری بات پر چونکا چکا تھا اور سوالیہ نگاہیں لیے ہمی کی سمت اس طور سے دیکھ رہی تھی جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا وہ کیا بے قرار سی ہانیہ جھٹ سے بولی، میں اس کے لیے دل سے راضی ہوں، تمام تر ناپسندگی کے باوجود بھی، تبھی تو ڈر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کہیں زندگیوں کی تباہی نہ بن جائے۔ وہ جو ہانیہ کا گرد دور کرنے کی وجہ سے یہ سب کہہ گیا، وہ ہانیہ کی پریشانی اور بڑھا چکا تھا اور وہ کتنی دیر ہمی کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ تم اسے سنبھال لو گے نا؟ کتنی حسرت تھی ہانیہ کے اس سوال میں جس نے ہمی تک کو لاجواب کر دیا۔ سنبھالنا کٹھن ہوگا۔ ہمی کا انداز ہانیہ سے زیادہ تعصب زدہ تھا اور پھر ایک حسب منشا سی خاموشی میں لپٹے کئی پل گزر گئے۔ ہانیہ اٹھ کر ہمی کے چہرے سے ہتھیلی ملائے زخمی سا مسکرا دی۔ شادی اگر سکون و عافیت سے ہو گئی تو اسے جلد از جلد اولاد کی قید میں جکڑ لینا، یہ میرا تمہیں ایک سخت مگر وقت کے تقاضے کے عین مطابق مشورہ ہے۔ ہانیہ کی سفارش انداز میں کہی اس بات پر حمان نے حیرت سے آپی کے سم دیکھا جو اسے کہہ کر اب جانے کو مڑ گئی تھی، اور حمان نے پھر سے تکیہ نیم دراز کے بجائے بیڈ سے لگائے تھکن زدہ ہو کر اپنا سر گرا دیا۔ آپ کو کیا بتاؤں آپی، دل ہی نہ ملے تو وجود مل جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ لڑکی تو دل ملانے پر متفق نہیں، ایسی کوئی نوبت کہاں آنے دے گی۔ واہ حمان افندی، جس پسوں سے ڈرا کرتا تھا دل وہی حادثے کی شکل میں رونما ہو گیا ہے۔ یا اللہ، آپ نے کیوں اس لڑکی کو میرے دل میں حائل کر دیا ہے؟ کیسی مشکل ہے کہ اسے چھوڑنے کا حوصلہ نہیں اور نہ چھوڑنے کا حکم آپ نے کر دیا۔ حمان نے بند آنکھوں کے باوجود اپنے چہرے پر تکلیف سے جائے آنکھیں سختی سے بھینچے خود کلامی کی۔ اتنا پیارا انسان الجھ کر رہ گیا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ دل کے تڑپنے کی ہلکی ہلکی آتش دونوں طرف بھڑک چکی تھی۔ خدا خیر کرے۔ شانزے جو چینج کر کے شارٹ شرٹ اور ٹراؤزر پجامے میں ملبوس بالوں کو ڈریسنگ کے سامنے گھڑی گھما رہی تھی، ساتھ ساتھ عالیان کے 2 دن سے رابطہ نہ کرنے پر بھی فکر مند تھی۔ عالی بھی اپنے کلب میں یہ 2 دن شدید مصروف تھا، تبھی اسے بھی کال یا میسج کی فرصت نہیں ملی تھی۔ ابھی شانزے سونے کے لیے بیڈ کی طرف بڑھی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا اور وہ بے قراری سے مڑی، اور آج عالی کا نام دے کر اسے کوئی چڑ یا اکتاہٹ محسوس نہ ہوئی۔ کال ریسیو کیے وہ کان سے لگا چکی تھی، البتہ عالی اس وقت اپنے روم میں آیا تھا اور شرٹ اتار کر بیڈ پر رکھنے کے بعد وارڈروب سے اپنی دوسری شرٹ نکال کر پکڑے مڑا اور چہرے پر آج ایک سنجیدگی تھی۔ کیسی ہو میری جان، مس نہیں کیا اپنے دیوانے کو؟ شانزے اس کی ایسی بات سن کر آنکھیں پھاڑے منہ بناتی بیڈ پر کشن گود میں لیے بیٹھی، جبکہ عالی محترم شریر سے جواب کے منتظر دکھائی دے رہے تھے۔ میں بزی بندی ہوں، مس کرنے کا وقت نہیں تھا۔
कमाल की बेमुरवती से मोहतरमा ने बेचारे आशिक की हसरत पर पानी ही फेर डाला, मगर वो उसके हर जवाब को मुस्कुराकर सुन लेना चाहता था। अभी ये हाल है कि तुम्हारे पास बंदा नाचीज को याद करने का वक्त नहीं, और कल को प्यार करने का वक्त कैसे मिलेगा तुम्हें? आली का कसरती वजूद इस वक्त वो आईने में देखकर खासा मायूस कुन होकर इस्तफसार कर रहा था, और शानजे ने इस मैनी खेजी पर अपने दिल की एक बीट मिस की। ये बंदा तो वाकई खासा दीवाना था, और आहिस्ता आहिस्ता अब शानजे को इससे डर सा भी महसूस होने लगा था। आप फिर से शुरू हो गए? शानजे ने पेशानी पर घबराहट से बल डाले शिकवा किया। मुकाबिल तो संजीदगी उतर चुकी थी। अभी कहाँ, अभी तुमने शुरुआत का ट्रेलर तक नहीं देखा। खैर छोड़ो इसे। ये बताओ, मैंने सुना है एमल की शादी भी हो रही है, क्या कहती है वो? इस सब पर उसने क्या रिएक्ट किया था? असल बात ये थी कि आली को पहले तो एक्साइटमेंट में इतना ख्याल ना रह सका था, मगर अब जब उसने इस मामले को जांचा था तो सेहमान के साथ साथ एमल की भी फिक्र लाहक हो चुकी थी। शानजे ने थोड़ी हैरत सी चेहरे पर सजाए आली की इस फिक्र को बगौर परखा। जी हो रही है, उसके डैड ने ही तय किया है सब। उसका रिएक्शन गैर दिलचस्पी है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी शादी हो रही है। इन अदर वर्ड्स वो रिलैक्स ही है। शानजे ने सोच विचार के बाद सरसरी सा एमल का तासुर बयान किया, जिस पर आली सोफे पर वैसे ही नीम दराज सा हुए किसी गहरी सोच में गर्क लगा। एमल का ऐसा पुरसुकून रवैया इसी किसी तौर हजम नहीं हो रहा था। वो भी ना जाने कि उसकी शादी किससे हो रही है, रिलैक्स है, और एक तुम हो, मुझे उदास करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। बार बार मुझे ये बताना अजीब लगता है कि मुझे तुम्हारी तलब मोहब्बत से कई गुना बढ़कर है। आलियान कुछ देर सोचने के बाद अपने ख्यालात झटक कर फिर से जज्बातियत के संग अपने बेबाक एहसासात बयान कर रहा था, और आली की ऐसी दिल हलाती मांग ने शानजे की चलती कायनात रोक सी दी थी। प्लीज आलियान, मैं अभी आपकी वाइफ नहीं हूँ। आप किस तरह यूं ओपनली ऐसा सब कह रहे हैं? मैं आपको आपकी मुझे दी उदासी ही लुटाती हूँ। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। मुझे आपसे खौफ आ रहा है, और ये खौफ मुझसे कुछ भी करवा देगा। शानजे के लहजे में खारे पानी सा जायका था, और आलियान इस लड़की की सादत से ना चाहकर भी मुतासिर हो रहा था। तुम्हें जल्द बीवी भी बनाऊंगा और खौफ भी हटा दूंगा। और हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो सिर्फ स्पेशली हस्बैंड वाइफ के लिए वक्फ होता है। तो मेरी मोहब्बत हो, मेरे नाम की रिंग अब तुम्हारे हाथ में है, लिहाजा मुझसे कतराना बंद कर दो, वरना हो सकता है तुम मेरी नरमी को खो दो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी जिद का जालमाना चेहरा देखो। मुझे नर्म और हंसमुख ही रहने दो, इसमें तुम्हारा फायदा है। आलियान एक बार फिर शानजे को साफ लफ्जों में अपने जज्बों की सदाकत और अपने मिजाज के दूसरे रुख का जता चुका था, और शानजे उसके इस रोंखेपन पर मुझासी गई, और इसकी धमकी पर उसके दिल को कुछ हुआ। शाहजे ने अपने हाथ में पहनी वो नाजुक सी रिंग देखी, फिर से अपनी कैद का इस्तारा लगी। आली जितना भी अच्छा हो जाता, अपने जज्बात का यूं शाने को गल्फ लेने नहीं दे सकता था। आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। शानजे की आवाज में लर्जिश पाकर खुद आली बौखलाकर उठ बैठा। उसे लगा शानजे रो दी है। मैं तुम्हें क्यों हर्ट करूंगा शानजे, दिल और जान का वाहिद सुकून तुम हो। मुझे हर्ट या उदास मत किया करो, मैं तुम्हारे हर मामले में पागल सा हो जाता हूँ। तभी सख्त कह गया, आई एम सॉरी। ऐसे रोगी तो अभी आकर निकाह पढ़वाते ही ले आऊंगा अपने पास, फिर अपने तरीके से चुप करवा लूंगा। शानजे को दुखी करके वो भी तड़प सा उठा था। मोहब्बत में मनमानी मिलाकर वो वाकई डॉन बन जाता था, पर क्या करता, ये खलाई शय उस पर काबिज थी। आखिरी धमकी शानजे के आंसू वाकई खुश कर गई, और सफेद सा चेहरा लिए उस शख्स के अल्फाज पर अपना सांस तक बेरब्त महसूस कर रही थी। नहीं रो रही, रोती सी भराई आवाज में जवाब आया, और आली ने सिर्फ उदास सा मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया। मैं तुम्हारे बिना बहुत नामुकम्मल हूँ शान से। मैंने तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की है, बस मेरी मोहब्बत को कबूल करने के अलावा तुम्हारे पास अब कोई चारा नहीं। आईने में जाकर खुद को एक मिठास से भरपूर प्यार देकर फिर सोना। अपना ख्याल रखो, गुड नाइट। आलियान की नरमी और खुमारी से कही इन बातों पर शानजे ने जी कहकर फोन रख दिया। आली कुछ देर अपने दिल पे हाथ सहलाए अपने ख्याल में अजबर की हुई शानजे की सूरत को सोचता रहा, फिर उठकर नहाने चला गया। अलबत्ता शानजे ने शाकी निगाह से आईने की सिम देखा तो इसे इस छिछोरी हरकत करने के बजाय अपना सर दीवार से मारना बेहतर लगा। मुंह फुलाकर वो भी फोन साइड पर रखती वहीं लेटकर ब्लैंकेट मुंह तक ओढ़ गई। गहरी रात इस दो कमरे के छोटे से घर में उतरकर और अंधियारी और खौफनाक लग रही थी। कुछ दूर से आती गीदड़ की हूक उसके दिल को दबोच रही थी। ये घर गांव के मुल्हिका घरों में से एक घर था, जहां अजमत और उसकी बेटी नूर आ चुके थे। अजमत जो कब से नींद में गुम हल्के हल्के खराटे ले रही थी, नूर की तकलीफ बढ़ाने का सबब थी। दो कमरे, एक किचन, एक गुसलखाना और छोटा सा 6 फुट की चार दीवारी वाला ये घर भले अजमत को इत्मीनान की नींद दे चुका था, मगर नूर चारपाई पर सिमट कर लेटी मुसलसल कांप रही थी। सर्दी की हल्की हल्की शुरुआत के बावजूद इसके माथे पर पसीने की बूंदें लहरा कर गिर रही थी। नूर का कपकपाता वजूद किसी अनकही मुसीबत की इत्तला दे रहा था। उसकी नजर खिड़की से नजर आते चांद पर गई। अचानक चांद बादलों में कहीं छुपकर बैठ गया था,
और आसमान का वो सबसे रोशन सितारा जिसे वो अपने दिल की हर बात बताती थी, वो भी उसे तन्हा छोड़कर आसमान की वसतों में कहीं खोसा गया था। और वहशतनाक अंधेरा जैसे मुंह फाड़े उसे निगल जाने को तैयार खड़ा था। न जाने क्यों इसे उस कमरे की तारीकी और अब चांद की चांदनी तक से तकलीफ हो रही थी। वो जो पहले ही खौफजदा थी, किसी खटपट सी आहट पर हड़बड़ाकर उठ बैठी। सख्त घबराकर उसने नजर कुछ फासले पर सोई अम्मा पर डाली और एक नजर बंद दरवाजे पर जिसने उसे हरासा कर दिया था। बमुश्किल हलक से थूक निकलती अपनी जुबान से अपने खुश्क होंठ तर करती नूर चारपाई से उठकर अम्मा तक गई और खौफजदा थी उसको जगाने लगी। अम्मा देख, बाहर कोई है, मुझे बड़ा खौफ आ रहा है। नूर की फटी आंखें लकड़ी के मरियल से दरवाजे की सिम थी और वो मुसलसल अजमत को जर्द चेहरे के संग हिलाई जा रही थी, जिस पर अजमत ने बेजार से अंदाज में उकताकर करवट बदल ली। कोई नहीं है, कभी तो सुकून से सोने मन ने दिया कर, मनहूस मारी, जाके सो जा। अजमत की बरहमी से मिली डांट पर नूर फिर से आहट पर डरते हुए वही अम्मा की चारपाई के साथ दीवार से जा लगी। दिल में धड़कन की जगह यूं लगा वाइब्रेशन फिट हो गई है। वो दिल में अल्लाह का नाम लेती हुई सख्ती से आंखें भींच कर अपनी चादर अपने नाजुक से वजूद से चिमटाकर बेहाल थी। बाहर 3 अदद नकाबपोश दीवार फैलाने के बाद अब दरवाजे की सिमत लपक चुके थे। इन 3 में से एक अफसल था। उसने अपनी खबीस नजरों से दूसरे 2 आदमियों को इशारा दिया और अगले ही लम्हे दरवाजा धक्के से खुला। अजमत और नूर को तो चीखने की मोहलत ही ना मिल सकी। एक आदमी ने गन एन अजमत की कनपटी पर तानी, जिससे वो कांप उठी और हरासा नजरों से इन 3 काले सायों को देखने लगी। अलबत्ता अफसल ने पहले ही फर्श से लगी नूर को बाजू से पकड़कर उठाते ही अपनी बाजू से उसे दबोचा। उसका मुंह जबड़े से जकड़ा और तकलीफ के बायस नूर की आंखों से पानी बह निकला। कौन हो तुम? अजमत ने सहम कर इस आदमी को कहा, जो नूर को बहुत बुरी तरह अजियत पहुंचा रहा था। वो आदमी अपने दूसरे गनमैन को इशारा कर चुका था, जिसने देखते ही देखते अपने काले दस्तानों वाले हाथों से अजमत का गला पकड़ लिया। माँ को बिन पानी की मछली की तरह तड़पता देखती नूर मुसलसल इस अफसल नामी जानवर की गिरफ्त को अपने नाखूनों से नोच रही थी, मगर वो अपनी गन दूसरे को दिए इसे दोनों हाथों से खुद से लगाए दबोच कर कहका लगाने लगा। कई आंसू नूर की दहकती आंखों से इस दरिंदे के पत्थर हाथों में जज्ब होते गए और देखते ही देखते अजमत का फड़कता और तड़पता वजूद यकदम बेजान होकर मुर्दा हो गया। देख लड़की, अगर तूने आवाज निकालने या बोलने की कोशिश की तो अभी तेरे जिस्म का जरा जरा नोच डालूंगा। तेरी ये माँ इसी काबिल थी, लेकिन तुझे मैं नहीं मारूंगा। दिल जो आ गया है तुझ पर, नाजुक बदन वाली। अफसल ने अपने चेहरे का नकाब उठाते हुए इन 2 आदमियों को बाहर निकल जाने का इशारा किया और खुद निढाल होकर बेजान रोती हुई नूर को पकड़कर दीवार से लगाए एन उसके चेहरे पर झुके उसके होंठों पर रखा हाथ हटाए उसे वार्निंग देते बोला। नूर को कुछ खबर ना थी कि वो भी जिंदा है या मर गई, लेकिन इस सामने खुद पर झुके शख्स की शक्ल वो सुर्ख शोला आंखों से देख रही थी। आंखों से सील रवां गुजरता गया। खुदा गारत करे तुम्हें, लानत हो तुम पर। होलनाक तड़पती आवाज से वो इस दरिंदे की आंखों में देखते बोली, जिस पर अफसल रोंगी ने खिसियानी हंसी हंस कर अपना हाथ नूर के भीगे चेहरे पर खबासत से फेरा और इसकी गंदी नजरों से साफ झलक रहा था कि ये आदमी उसकी किसी वक्त की इज्जत लूट लेगा। हाय, तेरी बद्दुआ भी शहद सी मीठी है। दिल चाहता है ये होंठ अफसल की खुमार आलूद निगाहें और बदनीयती पर नूर का दिल सख्त बुरी तरह कांपा, मगर वो खुद उसके होंठों पर झुकने के बजाय दरिंदगी से उसकी गालों पर अपनी गलीज जुबान फेरता बिल्कुल आवारा कुत्ता लगा। नूर ने रोते हुए इस जानवर को खुद से दूर धकेला, मगर वो उसके हर फरार को नाकाम करता अपनी हवस की आग को जरा सी ठंडक पहुंचाता हुआ यकलख नूर का जबड़ा पकड़े खून खुआर हुआ। बहुत लज्जत अमेज शय है तू। एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, आज का पूरा दिन तेरी जुबान से एक लफ्ज भी ना निकले। अजमत की मौत कैसे हुई तुझे कुछ नहीं पता। कोई कुछ पूछे तो कुछ नहीं बोलेगी। तुझसे शादी करूंगा, मगर जो तेरे इन नाजुक होंठों से सच निकला तो बिना शादी तुझे सुहागन बना दूंगा। दोनों रास्ते तेरे हाथ में हैं। जरा सा ट्रेलर पर ही तेरी जान यूं लग रहा है तेरे इस नाजुक बदन से सिरक गई। फिर सोच फिल्म पर क्या तेरा होगा। न सिर्फ हवस का निशाना बनेगी बल्कि बदनामी भी होगी। मुंह सी ले, सुबह होते ही रोना पीटना शुरू कर देना, लोग जमा हो जाएंगे, बाकी का काम हमारा। चल अब रो ले अपनी माँ को। होशियारी की तो काट कर कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। अफसल ने इखलाक से गिरी हरकतों के बाद इस घायल निढाल और रो रो कर कपकपाती हुई नूर को सख्त इश्तियाल पसंदी से वार्न किया और जाते जाते फिर से उसकी गाल पर गिरे और घटिया अंदाज में हाथ फेरे जुलबुलाता हुआ बाहर निकल गया। नूर जो न जाने कैसे दीवार से लगी खड़ी थी, यूं लगा दीवार में चुनवा दी गई थी, कांपती टांगों से वहीं गिर पड़ी। अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से अजियतनाक अंदाज से रगड़ती वो दर्दनाक रो पड़ी। उसकी आहों ने फलकबोस की दीवारें लरजा दी। चारपाई पर मुर्दा पड़ी अजमत पर रोती या अपनी हालत पर मंजर तक अश्कबार थे। नूर ने सर उठाकर आसमान की सिम देखा और अपनी मौत मांगी। शायद मौत ही उसे आखिरी हल लगा था, मगर उसके वजूद में इतनी सकत ना रही कि वो हिल भी पाती।
वहीं मुर्दा अजमत की चारपाई से लगे लगे वो दर्द से आहें भरने लगी। शहर तक नूर वहीं बेजान पड़ी रही और फिर किसी मुखबरी पर गांव के लोग उनके घर बिना रोने की आवाज के भी जमा होने लग गए। पूरे गांव में अजमत की पुरसरार मौत जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। अफसल भी अपने चंद आदमी लिए ड्रामा करने पहुंच चुका था और नूर की नीम मुर्दा हालत पर वो दिल ही दिल में शुक्र भी अदा कर रहा था। रशीद ढोसला और शाजो भी पहुंच चुके थे। शाजो ने रो रो कर पूरा घर रुंजूर कर डाला। अलबत्ता रशीद ढोसला ने तमाम गांव के लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए नूर को अपने घर ले जाने का फैसला किया। गाँव वाले मासूम लोग अभी इस गद्दार और हिवान इंसान को नहीं जानते थे। अजमत की मौत का केस उसी के कातिल यानी अफसल को मिला और वो इस सारे वक्त नूर के मुर्दा वजूद की सिमत ही मुतवज्जो रहा। सुबह 9 बजे तक अजमत को दफना दिया गया और पूरा गांव हैरत में था कि उसकी बेटी की आंख में एक आंसू भी नहीं था। जनाजे के बाद शाहजो ने नूर को अपने सीने से लगाकर उसे रुलाना चाहा, मगर नूर पर जो क़यामत बीती थी उसकी गवाह या वो थी या उसका अल्लाह। रशीद ढोसला आज के इस खुदा तरस फैसले से गाँव का मजीद पसंदीदा बन चुका था। एक तीर से इन जालिमों ने न जाने कितने शिकार किए थे। या मेरे अल्लाह, ये क्या कह रहे हो साजिद? अजमत की मौत मगर कैसे? अकबर अपनी परेशानी में थाने भी लेट गए थे और जाते ही उन्हें जो खबर मिली थी वो उनके साथ तान कर रख चुकी थी। सर, मुझे ये खबर गांव के एक मुकामी बंदे से पता चली है। हमें वहां जाना होगा। अजमत मर गई है मगर उसकी बेटी यकीनन खतरे में है। खबर मिली है कि रशीद ढोसला उसकी बीवी उसे अपनी हवेली ले गए हैं। अजमत और उसकी बेटी वहीं गांव के एक मुकामी घर में 2 दिन पहले आई थी। रशीद ढोसला बहुत बड़ी गेम खेली है। साजिद एक और अकबर का साथी था जिसने कल ही अकबर की हदायत पर गांव में होने वाली अनबन पर खबर रखवाई थी। शाकिर और इसके साथी का अभी तक कोई अता पता न था। अकबर ने अपने बालों को बुरी तरह जकड़कर कुर्सी पर खुद को लड़खाकर बेरब सी सांस ली। हालात इतने कशीद हो जाएंगे उनके गुमान में भी न था। साजिद, वहां का थानेदार कौन है? मेरा उसके साथ राब्ता करवाओ फौरन, हमें अभी निकलना होगा। अकबर अपनी उंगलियों की पूरों से अपनी कनपटी मसलते हुए साजिद को कहकर उठे और अपना फोन निकाल कर शायद किसी को कॉल करने लगे थे। जब साजिद के लिए नाम पर वो बौखलाकर फटे तासों से सामने देखने लगे। अफसल रोंगी, या अल्लाह, ये सब क्या है? वो घटिया शख्स वहां का थानेदार, न जाने उस नाम के साथ ऐसा क्या वाबस्ता था कि अकबर के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। अपने हवास बहाल किए वो साजिद को काम जारी रखने का कहते हुए कॉल मिला चुके थे। आली और जलाल जो नाश्ता कर रहे थे अकबर की कॉल आती देखकर जलाल ने तशवीश ज़दा होकर कॉल पिक की। जलाल, बहुत बुरा हुआ है, अजमत का मर्डर हो गया है। तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि एमल के गिर्द सिक्योरिटी करवा दो, वो खतरे में है। बाकी मैं तुमसे फिरोजपुर पहुंचकर बात करता हूँ। अकबर का फूला सांस और ये लर्जा खेज बात सुनकर जलाल भी सुन होकर रह गए। खुद आली बाबा का फटा तासुर देखकर नाश्ता रोके उनकी सिम फिक्र से देखने लगा। ओ माई गॉड, ये सब कैसे? तू कहाँ और क्यों जा रहा है? सब ठीक तो है? जलाल साहब ने खुद सख्त तासुब और परेशानी से इस्तफसार किया और इस वक्त अकबर के पास किसी सवाल के जवाब का वक्त न था। कुछ ठीक नहीं है, तुमसे जो कहा है फौरन करवाओ जलाल, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अकबर और उनकी टीम को फौरन कोर्ट के निकलना था क्योंकि वहां से इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर के बाद ही वो पहली मुमकिन फ्लाइट से जाने का इरादा कर चुके थे क्योंकि बाय रोड कई घंटे लग सकते थे और फ्लाइट से 2 घंटे का सफर बनता था। अपनी कुछ टीम को बाय रोड वो इसी वक्त सुबह रवाना कर चुके थे क्योंकि वो चाहते थे शाम तक वो फिरोजपुर पहुंच जाए। जलाल तो राब्ता मुनकता होने पर मजीद खौफजदा से हुए। अलबत्ता अब आली रुख मोड़े बाबा का होनलाक चेहरा देखकर माजरत जानने को बेताब था। हमान, आली हमान को फौरन इत्तला करो, अजमत का मर्डर हो गया है। एमल के इर्द गिर्द अकबर ने सिक्योरिटी का कहा है, जल्दी करो आली। जलाल बेरोज का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे था और यही सिचुएशन आली की थी जो फौरी तौर पर बाबा की हदायत पर हमान को कॉल मिला चुका था। आली ने फौरन से पहले हमान को कॉल की जो बस यूनी के लिए अभी ही घर से निकला था। ड्राइविंग के दौरान वो कॉल रिसीव करने को नजरअंदाज करता था मगर इस वक्त आलियान की कॉल इसे काटनी मुनासिब ना लगी। तभी एक कॉल पिक किए मतवज्जो होकर फोन कान से लगा लिया। दूसरी सिम आली जो मसलसल लाउंज में यहाँ से वहां टहल रहा था, कॉल लगते ही यूं लगा उसकी उलझन में भी कमी हुई है। हमान, बहुत बुरी खबर है। आलियान की आवाज का उतार चढ़ाव भांपते ही हमान ने एहतियात से गाड़ी सड़क के किनारे रोकी और डोर ओपन किए बाहर निकल आया। आली की ये बात उसे परेशान कर चुकी थी। खैर तो है, क्या हुआ है? हमान ने मुतजब्जिब हुए इस्तफसार किया जिस पर आली ने उसे अजमत की मौत की गैर यकीन और अजीब खबर सुनाकर चौंका दिया था। दोनों के चेहरे पर संजीदगी की गहरी छाप थी।
کس نے کیا ہے یہ سب کچھ پتا چلا؟ ہمان نے لب بھیج کر ماتھا مسلتے ہوئے مزید پوچھا، جس پر علی نے اسے مزید کسی خبر کے نہ ملنے کا بتایا۔ تم اپنے دو بھروسے کے آدمی ایمل کی حفاظت پر لگوا دو ہمی، شی از ان ڈینجر۔ مجھے خود یہ خبر سن کر بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ عصمت کی موت ایک قابل غور امر ہے۔ علی کی بات 16 آنے درست تھی اور ہمان جو ایک بار پھر ایمل پر آئے اس خطرے کے متعلق سوچ میں تھا، یکدم الجھا سا لگا۔ فون بند کیے وہ سیدھا یونی ہی روانہ ہوا اور اس سے پہلے اس نے اپنے ہی گھر کے دو کیئر ٹیکرز کو ایمل کی نگرانی پر فائز کیا۔ یونی ٹائمنگ کے دوران ہمان خاصا پرسرار لگ رہا تھا، مگر اس کے بعد وہ ایمل اور شانزے کو اس کے ساتھ کیفے چلنے کا حکم دے چکا تھا۔ شانزے تو تھوڑی فکر مند تھی، البتہ ایمل نے یہ تک سوچ لیا تھا کہ ضرور یہ کوئی تقریر جھاڑنے والا ہے۔ 3 کپ کافی کا آرڈر دینے کے بعد ہمان سخت سے چہرے کے سنگ اپنے سامنے اسے برہمی سے گھورتی ایمل کو دیکھ رہا تھا، جسے ذرا اندازہ نہ تھا کہ اس پر کس قدر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ البتہ شانزے اب اس خاموشی سے تھوڑی بے چین ہو چکی تھی۔ کچھ دیر حسب منشا سی خاموشی حائل رہی اور پھر خود ہی ہمان نے سرسری سا دونوں کو دیکھتے ہوئے ایک چھوڑ کر دونوں کو باری باری مرکوز کیا۔ میں نے تم دونوں کو یہاں ایک بہت اہم بات بتانے کے لیے روکا ہے، خاص کر ایمل، یہ تمہارے لیے شاکنگ ہے۔ ہمان نے نگاہیں ایمل کے سراپے پر ٹکائے اپنا نشانہ ببل چباتی ایمن کو بنایا، جو سراپا بے نیازی کا شہکار بنی ہوئی اسے بری طرح اگنور کیے منہ موڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شانزے نے ہلکا سا ٹوکا رسید کیے ایمل کو گھورا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہمان کے سمت توجہ مبذول کرنی پڑی۔ اب بول بھی دو، اتنے فارغ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کر تمہاری سڑی شکل دیکھیں۔ ایسے غیر سنجیدہ انداز پر ہمان نے شاکی نگاہ سے ایمل کو دیکھا، جو اسے حد درجہ مایوس کر چکی تھی۔ اس وقت وہ اسے لڑنے کے موڈ میں نہیں تھا، تبھی ضبط کر گیا۔ عصمت کا مرڈر ہو گیا ہے۔ یہ بات بم کی طرح شانے کی سماعت پر تو گری ہی، البتہ ایک لمحے کو ایمل کا رنگ بھی اڑا چکا تھا۔ دونوں پھٹے پھک ہوتے تاثرات سے ہمان کی اس وارد ہوئی بات پر پتھرائی لگ رہی تھی، اور ہمان اس سے پہلے مزید کچھ کہتا ایمن کی اگلی بات پر اس کا میٹر گھوم گیا۔ ویٹ اے منٹ، کہیں تمہیں یہ تو شک نہیں کہ اس کا مرڈر میں نے کیا ہے؟ ہائے قسم سے میری تو حسرت ادھوری رہ گئی۔ جگ جگ جیے اس منحوس کو مارنے والا۔ ایمل کا ایسی نازک سچویشن کو بھی ٹھٹے اور مذاق میں اڑا لینا شانزے اور ہمان دونوں کو کسی پتال میں دھکا دے گیا تھا۔ وٹ دس از ناٹ اے جوک ایمل فیصل، تم اتنی خطرناک بات پر اتنا بے نیاز ری ایکشن کیسے دے سکتی ہو؟ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ تمہاری جان بھی اس وقت خطرے میں ہے؟ ہمان، جسے ایمل کو جھنجھوڑنے کا من کر رہا تھا، لہجے میں اس کی اس لاپرواہی کو دیکھ کر ہی برس پڑا۔ ایمل نے باری باری دونوں کے تباہ شدہ چہرے دیکھے اور اگلا کہتا لگا کر ان دو کو واقعی ہلا چکی تھی۔ میری جان واقعی خطرے میں ہے اور مجھے صرف تم سے خطرہ ہے گینڈے۔ ایمل نے استہزائیہ ہو کر ایک بار پھر ہمان کو نیچا دکھایا اور شانزے اپنا سر تھامے اب پھر سے دونوں کی جنگ شروع دے کر نڈھال ہو گئی۔ تم ایک جاہل اور بے عقل لڑکی ہو، تم سے تو بات کرنا فضول ہے۔ ہمان کی بات کرتے وقت کنپٹی کی رگیں بھڑک کر تن چکی تھیں اور شانزے نے ایمل کے بھڑکتے عتاب کو روکنے کے لیے اس کی بازو پکڑی، مگر اب ایمل اس بندے کو جواب نہ دیتی، یہ اس کی شان میں گستاخی تھی۔ تم خود جاہل، پاگل، بے عقل، اور ہاں، میں مروں یا جیوں تم اپنی ٹانگ مت اڑانا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میرے لیے جھوٹی فکر دکھانے کی کوشش بھی مت کرنا، سمجھے؟ ایمل نے بنا کیفے میں بیٹھے دوسرے اسٹوڈنٹس کی فکر کیے لفظوں کا تماچا دبنگ آواز میں مارا، اور ہمان کا دل چاہا اس لڑکی کا آج صحیح معنوں میں منہ توڑ کر رکھ دے۔ خدا کے لیے ایمی بس کر۔ آخر شانزے بھی سخت تعصب سے پھٹ پڑی اور ہمان نے بس دل پر آرے کی طرح چلتی نگاہ سے سرخ بلا بن کر دہتی ایمل کو دیکھا، جو کسی آتش فشاں پہاڑ کے لاوے کی طرح ابل رہی تھی۔ یہ بس کیوں نہیں کر دیتا؟ ایمل نے دھاڑ کر بدزبانی کو بڑھایا، جس پر مسلسل ادھر ادھر سے دیکھتے اسٹوڈنٹ کو تماشا مل چکا تھا۔ ہمان نے ایک لمبی سی سانس بھری اور بنا کسی کی پرواہ کیے ایمل کی بازو پکڑ کر باقاعدہ اسے زبردستی گراج تک گیا۔ اس دوران ایمل نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی بہت کوشش کی، مگر ہمان نے ایک تسلی دیتا اشارہ شانزے کو کیا اور خود اپنی گاڑی کھول کر ایمل کو باقاعدہ گھسیٹ کر بٹھاتے فوراً اسے آگے کرتا خود بھی وہیں سے اندر بیٹھا، اور اس سے پہلے ایمل خون خوار بلا بن کر اس کا منہ نوچ لیتی، ہمان نے فوراً اسے آٹومیٹک لاک لگائے، ایک ہاتھ سے اس کے دونوں بازو جکڑے اور دوسرے سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ شانزے وہیں کھڑی دونوں کی جنگ ہلکی ہونے کی دعا کرتی اندر یونی کی سمت بڑھ گئی۔ ایمل، جو ہمان کی ایسی جرأت پر اسے آنکھوں سے ہی جلا کر بھسم کر رہی تھی، ہمان کے گاڑی چلانے کو متاثر نہ کر پائی۔ کچھ دیر کی ناکام جدوجہد کے بعد خود ہی ایمل نے گرفت سے نجات کی کوشش ترک کیے پھنکار بھر کر ہمان کو دیکھا، جو اس کی کسی بات کا جواب ابھی نہیں دینا چاہتا تھا۔